आज हमारे पास स्रोत हैं क्रिप्टो करेंसी और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एक विश्लेषण पर। चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं, समझते हैं कि ये डिजिटल मुद्राएं आखिर हैं क्या, बिल्कुल, क्यों इतनी चर्चा में है और खासकर अपने देश में, भारत में इसका क्या सीन है। हाँ, ये जानना जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं, कहाँ से ये सब शुरू हुआ। सोचिए 2008 का वो टाइम, वो वित्तीय संकट। हाँ, वो तो एक बड़ा मोड़ था। जब बड़े बड़े बैंकों पर से लोगों का भरोसा हिला। स्रोत यही कहते हैं कि ये संकट सिर्फ एक घटना नहीं थी। नहीं, इसने वो भरोसे की कमी को एकदम सामने ला दिया जो पहले से शायद थी पारंपरिक सिस्टम में। और क्रिप्टो करेंसी तकनीक कहीं ना कहीं उसी कमी को भरने की एक कोशिश है। तो क्या है ये क्रिप्टो असल में? देखिए, ये एक डिजिटल या कह लें वर्चुअल करेंसी है। ठीक है। और इसकी सिक्योरिटी के लिए क्रिप्टोग्राफी मतलब कूट लेखन इस्तेमाल होता है। अच्छा। और ये चलती है ब्लॉकचेन पर। ब्लॉकचेन एक विकेंद्रीकृत सिस्टम है, मतलब कोई एक बैंक या सरकार इसे कंट्रोल नहीं करती। विकेंद्रीकृत मतलब सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं। हाँ। पर क्या सिर्फ 2008 का संकट ही कारण था या कुछ और भी था इसके पीछे? देखिए, संकट तो एक बहुत बड़ा ट्रिगर था, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। पर साथ ही लोगों में वो विकेंद्रीकरण की इच्छा भी बढ़ रही थी। प्राइवेसी की चिंता थी। हाँ। अपनी जानकारी पर कंट्रोल। बिल्कुल। और ये भी कि लेन देन तेज हो, सस्ते हो, खासकर बॉर्डर पार वाले, जो पारंपरिक बैंकों से मुश्किल होता था। हाँ, काफी महंगा और धीमा। तो इसी माहौल में जनवरी 2009 में सातोशी नाकामोटो, वो रहस्यमयी नाम, हाँ, आज तक पता नहीं कौन है या थे, उन्होंने बिटकॉइन दुनिया के सामने रखी, पहली क्रिप्टो करेंसी। और उनका लक्ष्य तो कमाल का था, एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, मतलब सीधा एक इंसान से दूसरे इंसान को पैसा बिना बैंक के। बिल्कुल, भरोसे की जगह क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ, कोड पर भरोसा। और वो सप्लाई लिमिट करना, सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन। हाँ, वो भी बड़ा कदम था ताकि इसकी वैल्यू मनमाने ढंग से कम न की जा सके। इन्फ्लेशन कंट्रोल। ये तो मतलब पैसे की पूरी सोच को ही चैलेंज था और है भी। अब देखें कि दुनिया ने इसे अपनाया कैसे, तो तस्वीर काफी अलग अलग है। हाँ, कैसे? एक तरफ तो अल साल्वाडोर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जैसे देश हैं जिन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना दिया, कानूनी मुद्रा। अच्छा, मतलब वहाँ बिटकॉइन से दुकान पे सामान खरीद सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, सरकारी तौर पर मान्य। और दूसरी तरफ अमेरिका, कनाडा, यूके जैसे देश हैं, ये इसे करेंसी नहीं मानते। तो फिर क्या मानते हैं? इसे एक एसेट मानते हैं या कमोडिटी, मतलब संपत्ति, और इस पर जो मुनाफा होगा उस पर टैक्स देना होगा, प्रॉपर्टी जैसा। और कुछ देश ऐसे भी हैं जहां ये बिल्कुल बंद है। हाँ बिल्कुल, चीन सबसे बड़ा उदाहरण है। चीन ने तो बैन कर दिया है, सुना था। हाँ, न सिर्फ ट्रेडिंग, मुल्की माइनिंग भी, मतलब नए कॉइन बनाने की प्रक्रिया पर भी रोक है। अच्छा, क्यों? कारण बताते हैं कि वित्तीय स्थिरता रखनी है, कैपिटल फ्लाइट रोकनी है। मिस्र और कतर में भी ऐसे ही प्रतिबंध है। तो इस पूरी ग्लोबल पिक्चर में भारत कहाँ है? यहाँ तो मामला थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। हाँ, भारत की स्थिति वाकई थोड़ी जटिल है और बदलती भी रहती है। यहाँ क्रिप्टो आप कह सकती हैं अनियमित है, अनरेगुलेटेड, लेकिन बैन नहीं है। अच्छा, तो बैन नहीं है? नहीं, सरकार इसे करेंसी नहीं मानती, इसे कहती है वर्चुअल डिजिटल एसेट या वीडीए। वर्चुअल डिजिटल एसेट, ठीक है। और टैक्स बहुत ज्यादा है। कितना? मुनाफे पर सीधा 30% फ्लैट टैक्स, कोई स्लैब नहीं, कुछ नहीं। 30%, काफी ज्यादा है। हाँ, और ऊपर से हर बड़ी खरीद फरोख्त पे 1% टीडीएस भी, मतलब टैक्स उसी वक्त कट जाता है। तो क्या ये इतना भारी टैक्स, भले ही बैन ना हो, इनोवेशन को रोक नहीं रहा, जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं? ये सवाल बहुत अहम है और इस पर बहस भी चल रही है। हालांकि एक डेवलपमेंट ये है कि हाल ही में ITAT यानी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाँ, जो टैक्स विवाद सुलझाते हैं, उन्होंने एक फैसले में इसे कैपिटल एसेट माना है। इससे थोड़ी क्लैरिटी आई है। शायद इसे कैपिटल गेन टैक्स के नियमों के तहत देखा जाए, थोड़ी राहत शायद। हाँ। और इसी बीच RBI, हमारा रिजर्व बैंक, वो अपनी डिजिटल करेंसी CBDC लाने पर भी तेजी से काम कर रहा है। हाँ, डिजिटल रुपया। बिल्कुल, ये तो हुई रेगुलेशन और टैक्स की बात, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का एक और पहलू है, DeFi, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। ये पारंपरिक बैंकिंग को सीधी चुनौती दे रहा है। हाँ, आप कह सकती हैं डीफाई का जो मूल आइडिया है वो यही है। क्या है वो आइडिया? ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करके जो पारंपरिक बिचौलियां हैं ना फाइनेंस में, बैंक, लोन कंपनीज, एक्सचेंज, हाँ, करना
या शायद पूरी तरह खत्म कर देना। सोचिए, आप बिना बैंक के सीधे किसी और से लोन लें या दे सकें। ये तो सच में बहुत बड़ा बदलाव है। और क्या क्या हो सकता है डीफाई से? अरे बहुत कुछ, जैसे उधार लेना देना तो है ही, फिर विकेंद्रीकृत एक्सचेंज, DEXS कहते हैं उन्हें। DEXS? हाँ, जहां आप सीधे क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी सेंट्रलाइज्ड कंपनी के। और स्टेबल कॉइन्स है। स्टेबल कॉइन्स मतलब जिनकी कीमत स्थिर रहती है? हाँ, जिनका मूल्य किसी पारंपरिक मुद्रा जैसे डॉलर से जुड़ा होता है, तो क्रिप्टो की कीमतों के भारी उतार चढ़ाव से कुछ हद तक बचा जा सकता है। और इसका सबसे बड़ा पोटेंशियल शायद फाइनेंशियल इंक्लूजन में है, मतलब उन लोगों तक फाइनेंस पहुंचाना जिनकी पहुंच बैंकों तक नहीं है या कम है। और भारत इसमें कहाँ खड़ा है डीफाई अपनाने में? ये दिलचस्प है। चेनालिसिस की एक रिपोर्ट थी 2022 की, उसके हिसाब से भारत डीफाई अडॉप्शन में दुनिया में चौथे नंबर पर था। चौथे नंबर पर? मतलब यहाँ काफी इंटरेस्ट है। बिल्कुल। पॉलीगॉन जैसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें भारतीयों का बड़ा हाथ है, वो ग्लोबल लेवल पर असर डाल रहे हैं, पर चुनौतियां भी हैं। जैसे? सबसे बड़ी तो वही रेगुलेटरी क्लैरिटी की कमी, नियम साफ नहीं है, और दूसरा सिक्योरिटी रिस्क्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कोड है, तो हैकिंग का डर रहता है। ये तो है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो तस्वीर बन रही है वो ये कि क्रिप्टो सिर्फ निवेश का एक नया तरीका नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पारंपरिक फाइनेंस को उसकी जड़ों को हिला रहा है। हाँ। और डीफाई उसी दिशा में एक बड़ा, शायद सबसे ठोस कदम है। ये भविष्य में हमारे लिए फाइनेंशियल सर्विसेज तक पहुंचने का तरीका ही बदल सकता है। पूरी तरह से बदल सकता है। और भारत इस बदलाव में एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है, भले ही यहाँ रेगुलेशन अभी बन ही रहे हो। सही। और यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, भविष्य में ये टेक्नोलॉजीज असल में हमारे पैसे को यूज करने का तरीका, हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और जो बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उन तक हमारी पहुंच को कितना और कैसे बदल लेंगी, ये देखना अभी बाकी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अब अपनी डिजिटल करेंसी ला रहे हैं, CBDCs। हाँ, वो तो ला रहे हैं। तो क्या ये बिटकॉइन जैसी डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो के लिए खतरा है? क्या ये उनका अंत है? या फिर ये दोनों साथ साथ चलेंगे? सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल मुद्राएं मिलकर एक बिल्कुल नई फाइनेंशियल दुनिया बनाएंगी। ये सोचने वाली बात है, बहुत जरूरी सवाल है ये।